को बताना पड़ेगा कि देश में इस तरीके की राजनीति, जो सत्ता के लोलुपता में आप एक समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हो, उसको देश कदापि माफ नहीं करेगा। कांग्रेस को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस तरीके से सियासत नहीं हो सकती। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ईडी के बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए टीएमसी के निशाने पर आ गई है। पहले पूर्वी मेदिनीपुर में एक केस की जांच के लिए पहुंची एनआईए टीम पर हमला हुआ और अब उसी केस में टीएमसी नेता की पत्नी ने एनआईए अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर केस दर्ज करा दिया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए दीदी के निशाने पर आ गई। टीएमसी नेता की पत्नी ने मेदिनीपुर में एनआईए अधिकारियों पर उत्पीड़न का केस दर्ज करवा दिया। एफआईआर में एनआईए अधिकारियों पर आरोप लगा कि एनआईए अधिकारियों ने जांच के नाम पर टीएमसी नेता मनोव्रता जाना की पत्नी का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया है। पश्चिम बंगाल में एनआईए के खिलाफ शिकायत, टीएमसी नेता की पत्नी ने किया केस, एनआईए की टीम पर उत्पीड़न का आरोप। आपको बता दें, टीएमसी नेता मनोव्रता जाना इस वक्त भूपति नगर ब्लास्ट केस में एनआईए की गिरफ्त में है और एनआईए के खिलाफ दर्ज कराया गया यह केस भी उसी से जुड़ा है, जिसमें टीएमसी नेता मनोव्रता जाना की पत्नी मोना जाना ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सुबह सुबह हम घर में सो रहे थे, तभी एनआईए की टीम दरवाजा तोड़कर घर में घुस आई। उन्होंने तलाशी के नाम पर पूरे घर में तोड़फोड़ की। उनके पति को गर्दन से खींचकर बाहर ले जाया गया। मैंने रोकने की कोशिश की तो मुझे गालियां दी गईं। एनआईए अधिकारियों ने मुझे लात मारी और मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। एनआईए के लोगों ने मुझे शारीरिक और मानसिक यातना दी है। इतना ही नहीं, टीएमसी नेता की पत्नी ने अपनी एफआईआर में एनआईए अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए अपने पड़ोस के महिलाओं के बयान का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि एनआईए अधिकारियों ने उन्हें बचाने आई पड़ोस की महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की। हालांकि भूपति नगर थाने में दर्ज कराई गई इस एफआईआर से पहले एनआईए पहले ही इस केस की जांच में रुकावट पहुंचाने और एनआईए की टीम पर हमला करने को लेकर केस दर्ज करा चुकी है और बताया जा रहा है कि टीएमसी नेता की पत्नी की तरफ से एनआईए पर लगाए गए ये आरोप उसी का जवाब है। वह इस मामले पर अब बंगाल में सियासत गर्म है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी नेता अपने पाप छिपाने के लिए हथकंडे आजमा रहे हैं। एनआईए ने ही हमला किया है, एनआईए के ऊपर हमला नहीं हुआ है, उसी लाइन पे चल रहा है यहाँ पर कोई। ये तो पूरा ममता बनर्जी मास्टरमाइंड है। ये सारे जो वारदात हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उसका मास्टरमाइंड है ममता बनर्जी। उनकी मदद से, उनके आश्रय प्रश्रय से पूरा घटना यहाँ पर घट रही है। आपको बता दें कि टीएमसी नेता की पत्नी की तरफ से लगाए गए ये आरोप उस घटना की अगली कड़ी है, जिसमें शनिवार सुबह भूपति नगर ब्लास्ट केस की जांच करने गई एनआईए की टीम आरोपियों की धरपकड़ के लिए पूर्वी मेदिनीपुर पहुंची थी। लेकिन इससे पहले कि एनआईए के अधिकारी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे पाते, भीड़ की शक्ल में आए हमलावरों ने एनआईए की टीम पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें एनआईए के 2 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि एनआईए की टीम तमाम अड़चनों के बावजूद 2 आरोपियों को हिरासत में लेने में कामयाब रही। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले की खबर जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तक पहुंची, तो बजाय वो घायल एनआईए अधिकारियों का हाल चाल लेती, वो उल्टा एनआईए पर ही सवाल उठाने लगी। নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে কিছু? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করবে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে, বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে, সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে, পরে ভোটে জিতবে, শূন্য গুলি ছুটবে?
बहरहाल घटना के 3 दिन बाद एनआईए अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों को बीजेपी टीएमसी का स्टंट करार दे रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि ईडी के बाद केंद्रीय एजेंसी एनआईए को निशाना बनाने का यह मामला आगे आखिर क्या रंग अख्तियार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। इधर अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से ही है, जहां बीजेपी नेता दिलीप घोष के दफ्तर के बाहर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। बीजेपी साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि ये डराने धमकाने की कोशिश है, तोड़फोड़ करने के लिए दरअसल टीएमसी के कार्यकर्ता आए थे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी नेता दिलीप घोष के दफ्तर के बाहर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल दुर्गापुर से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस बीच कुछ लोग वहां पहुंच गए और हंगामे के साथ नारेबाजी करने लगे। इस बीच पुलिस के जवानों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, जिन्होंने प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। तभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पुलिस के जवानों से हाथापाई शुरू हुई। काफी देर तक टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच गहमागहमी का माहौल रहा। बाद में किसी तरह मामले को शांत कराया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप भी लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। और चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर ये कि मनोज सिन्हा गाजीपुर से लड़ सकते हैं चुनाव। मनोज सिन्हा गाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, गाजीपुर में अफजाल अंसारी के मुकाबले उनको खड़ा किया जा सकता है। बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव के बाद दे सकते हैं वो इस्तीफा। आपको बता दें, दरअसल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, जिन्हें गाजीपुर से लड़ाने की तैयारी। और बड़ी खबर ये कि मनोज सिन्हा चुनाव लड़ सकते हैं गाजीपुर से। ये सूत्र बता रहे हैं बीजेपी लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट से मनोज सिन्हा को लड़ा सकती है और वो उपराज्यपाल के पद से दे सकते हैं इस्तीफा। तो बड़ी खबर, गाजीपुर से लड़ सकते हैं मनोज सिन्हा चुनाव। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। गाजीपुर से उन्हें बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है अफजाल अंसारी के खिलाफ। तो जिस तरह की खबरें अब सामने आ रही है, और हमारी सहयोगी अनामिका सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। और सुमित भी हमारे साथ है। पहले अनामिका से बात करते हैं। अनामिका, क्या जानकारी? हमने देखा है बहुत सारे सरप्राइजेस मिले हैं, बहुत सारे राज्यसभा के लोग अब लोकसभा लड़ेंगे, और अब जो फिलहाल उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उनके बारे में भी खबर है लोकसभा लड़ाया जा सकता है उनको। और देखिए, अगर बात की जाए पूर्वांचल की राजनीति की, तो गाजीपुर से ही मनोज सिन्हा आते हैं। और जिस तरीके से अगर बात की जाए मुख्तार अंसारी के परिवार की, तो अदावत काफी पुरानी है दोनों ही परिवारों के बीच में। लेकिन मनोज सिन्हा के लिए बड़ी खबर है, जब गाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने को लेकर की जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, वो इस चुनाव को दिलचस्प बना देगी, क्योंकि मनोज सिन्हा एक बार वहां से चुनाव हार भी चुके हैं। ऐसे में इस बार उनकी दावेदारी, और वो भी तब जब मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। मुख्तार अंसारी परिवार फिलहाल जो उसकी ताकत है वो आधी हो चुकी है। ऐसे में जिस तरीके से वहां पे मनोज सिन्हा के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, पूर्वांचल के लिए ये बड़ी खबर है। पूर्वांचल के लिहाज से ये बड़ा अपडेट है, पॉलिटिकल अपडेट है, जहां पे मनोज सिन्हा एक बार फिर से गाजीपुर से दाव लगाने की बात निकल के सामने आ रही है। वो भी उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में माना यह जाता है दरअसल कि मऊ, घोसी, गाजीपुर, इसके अलावा बलिया समेत कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे मुख्तार अंसारी के परिवार का प्रभाव रहा है। हालांकि गाजीपुर को मनोज सिन्हा ने बहुत कुछ दिया भी है, बहुत सारे काम भी वहां के लिए किए हैं, लेकिन इसके बावजूद मुख्तार अंसारी के परिवार के सामने यहां पर हार का सामना करना पड़ा था मनोज सिन्हा को। लेकिन इस बार देखना यह होगा कि जो लड़ाई होती कितनी दिलचस्प हो जाती है, और मनोज सिन्हा किस तरह से यहाँ पे टारगेट सेट करते हैं। बिल्कुल अनामिका, लेकिन चुनावी समीकरण इस वक्त क्या कहता है? चाहे हम अफजाल अंसारी की बात करें, क्योंकि एक तरफ मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जिस तरीके से मुलाकात की गई है अखिलेश यादव की तरफ से, और अफजाल अंसारी को टिकट दिया गया है, इधर से मनोज सिन्हा को उतारा जा सकता है जो एक बार हार भी चुके हैं। ऐसे में समीकरण क्या बनते हुए दिख रहे हैं इस बार? अनामिका,
तो लगता है कि अनामिका से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बता दें सूत्र ये भी बता रहे कि बहुत जल्द मनोज सिन्हा इस्तीफा दे सकते हैं उपराज्यपाल के पद से, क्योंकि उनको यहां गाजीपुर सीट से लड़ाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी और उनके मुकाबले अब बीजेपी उतारने जा रही है मनोज सिन्हा को। ये बड़ी जानकारी सुजाता मिल रही है इस वक्त। बिल्कुल, और सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, यूं तो आप राजस्थान में हैं, वहां की राजनीति भी देख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से कोशिशें की जा रही है। पूर्वांचल को लेकर जो फिलहाल माहौल बना हुआ है उसमें अब मनोज सिन्हा की वापसी हो सकती है सक्रिय राजनीति में, क्योंकि जब आप राज्यपाल बन जाते हैं तो एक तरह से रूटीन जो राजनीति होती है उससे आपका साथ छूट जाता है, आप एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, लेकिन फिर एक बार मनोज सिन्हा की वापसी हो सकती है।